शाइनिंग स्टार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद योर फेवरेट मेंटर सौम्या शर्मा एंड हियर वी आर लर्निंग पिनेकल ग्रामर फॉर क्लास 3rd बाय एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिशिंग हाउस. And today we are going to start a new chapter from our book, chapter number 21, and the name of our chapter is comprehension. तो बच्चों आज हम सीखेंगे comprehension क्या होता है और हम जानेंगे कि comprehension हम क्यों समझते हैं और पढ़ते हैं. Comprehension means understanding. Comprehension का मतलब क्या होता है? Understanding. Now comprehension means understanding what you read और लिसन टू, यानी कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग से मतलब है आप जो भी पढ़ते हैं या फिर जो भी सुनते हैं उसे समझना. इट हेल्प्स यू नो द मीनिंग ऑफ स्टोरीज, पैसेज और पोएम्स, यानी कि अब कॉम्प्रिहेंशन हमें किस तरीके से हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टोरीज, यानी कि स्टोरीज का मीनिंग समझने में या फिर किसी भी पैसेज और पोएम का मीनिंग समझने में हमें हेल्प करता है. When you understand it well, you can answer questions about it. यानी कि जब आप किसी भी स्टोरी, पोयम या फिर पैसेज को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है? जब आपने किसी भी पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन, स्टोरीज, पैसेज को अच्छे से समझ लिया, तब आप अगर उसके बेस पर कोई भी क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे तब आप इजीली उनका आंसर दे सकते हैं. नाउ रीड द पैसेज केयरफुली. अब यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, उसे बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे सो आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बाद में आपको इस पैसेज के बेस पर कुछ क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं. तो पैसेज है अबाउट हेल्पिंग ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना. A dog was sitting on the branch of a tree, यानी कि एक डॉग, जिसे कहते हैं हिंदी में फाख्ता, यानी कि एक फाख्ता पेड़ की शाखा पर बैठा था. There was an ant nearby, पास में ही एक चींटी थी. The ant was crying for help, जो आंट थी वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी. When the dove saw the ant drowning, जब फाख्ते ने चींटी को डूबते हुए देखा, he flew towards her and dropped a dry leaf near her, तब वो उसकी हेल्प करने के लिए उसकी तरफ उड़ा और एक सूखा पत्ता उसकी तरफ फेंक दिया. The ant quickly climbed onto the leaf, और फिर जो चींटी थी वो उस पत्ते पर चढ़ गई. The leaf carried her safely towards the shore, और जो पत्ता था फिर वो चींटी को सेफली नदी के किनारे तक ले आया. The dove saved the ant's life, ऐसे ही फाख्ते ने चींटी की लाइफ को बचा लिया. The ant said, चींटी ने कहा, थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद मेरे दोस्त. The dove replied, फाख्ते ने रिप्लाई किया, we should help each other in times of need, यानी कि जब भी ज़रूरत होती है तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए. I have done my duty, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है. तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. Here we have few questions based on that passage. So answer these questions. Who was crying for help? हेल्प के लिए कौन चिल्ला रहा था, कौन रो रहा था? The ant was crying for help. Who was sitting on the branch of a tree? यानी कि पेड़ की शाखा पर कौन बैठा था? The dove, यानी कि फाख्ता. तो यहाँ पर आप लिखेंगे The dove was sitting on the branch of the tree. What did the dove do? dove ने क्या करा? यानी कि he dropped a dry leaf to the ant. उसने ant की तरफ एक सूखा पत्ता फेंका. Write the opposite of sitting. Sitting का opposite क्या होगा? Standing. All right. Now, what did you learn from this story? इस स्टोरी से बच्चों आप सभी ने क्या सीखा? हमने सीखा we should help each other in need of times, यानी कि जब भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए. Now give opposites of the following. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इनके अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर आपको बताने हैं. सबसे पहला है crying, रोना. crying का आप अपोजिट बताएंगे. Then we have quickly, बहुत जल्दी से, यानी कि lately. तो इन दोनों के ही जो अपोजिट वर्ड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आप सभी अपनी अपनी बुक्स में फिल करेंगे. And I hope this passage was very interesting and it was very easy to understand. Now we have second passage. Read the passage about Japanese history, culture and technology.
देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस, यानी कि एक्सप्लोरिंग जापान। अब यहाँ पर हमें जापान के बारे में बताया गया है, जापान के बारे में एक पैसेज गिवन है जिसमें हम देखेंगे जापान के टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और जापान के कल्चर के बारे में। सो जापान इज़ एन आइलैंड कंट्री इन ईस्ट एशिया। जो जापान है वो ईस्ट एशिया में एक आइलैंड देश है। इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल चेरी ब्लॉसम ट्रीज, डिलीशियस सुशी एंड एंशिएंट ट्रेडिशंस। यानी कि अब अगर हम बात करें जापान की तो बच्चों जापान किस लिए फेमस है? अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल चेरी ट्रीज के लिए। वहाँ की एक डिश है जिसका नाम है सुशी, वो बहुत ही फेमस है और इसके पुराने ट्रेडिशंस के लिए जापान बहुत फेमस है। द कैपिटल सिटी ऑफ जापान इज टोक्यो। वहीं पर अगर जापान की कैपिटल की बात करें बच्चों तो वो है टोक्यो। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिटीज में शुमार है। इन स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग सीजन की बात करें, चेरी ब्लॉसम ट्रीज ब्लूम, यानी कि जो चेरी ट्रीज हैं वो बहुत ही ब्लूम करते हैं, वो बहुत ही खिलखिलाते हैं। कर्विंग पार्क्स एंड स्ट्रीट्स विद पिंक फ्लावर्स, और पूरी स्ट्रीट्स में, पार्क्स में जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पिंक कलर के ही फ्लावर दिखेंगे। सारे पिंक कलर के फ्लावर्स ऐसे स्ट्रीट्स और पार्क को घेरे रहते हैं। पीपल इन जापान सेलिब्रेट दिस टाइम विद पिकनिक अंडर द चेरी ट्रीज। अब यहाँ पर इस सीज़न में जो जापान के लोग हैं वो क्या करते हैं? पार्क्स में जाकर पिकनिक सेलिब्रेट करते हैं। नाउ आ ट्रेडिशनल कोल्ड हनामी, यानी कि एक ट्रेडिशन है जिसका नाम है हनामी। जापानीज फूड इज ऑल्सो फेमस अराउंड द वर्ल्ड। सुशी विच इज रो फिश विद राइस। सुशी क्या होता है? रो फिश विद राइस होता है। इज अ पॉपुलर डिश दैट मैनी पीपल लव। सुशी जापान की एक फेमस डिश है जिसे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नाउ जापान हैज़ अ रिच हिस्ट्री विद मैनी ओल्ड टेम्पल। जापान के पास बहुत सारे पुराने टेम्पल्स की भी हिस्ट्री है एंड कैस्टल्स। नाउ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज हिमेजी कैस्टल विच इज़ ओवर 400 ईयर्स ओल्ड, जो कि 400 साल पुरानी है। जापान इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स एडवांस टेक्नोलॉजी। जो जापान है वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। विद मैनी न्यू गैजेट्स एंड इन्वेंशंस कमिंग फ्रॉम देयर, जैसे कि बहुत सारे गैजेट्स और बहुत सारी जो इन्वेंशंस हैं वो जापान में की गई हैं। नाउ यू हैव टू गिव आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। सो व्हाट हैपेंड टू चेरी ब्लॉसम ट्रीज इन स्प्रिंग? अब जितने भी जो चेरी ट्रीज हैं वो स्प्रिंग सीजन में क्या करते हैं? ब्लूम करते हैं। ऑलराइट, सो यू हैव टू राइट ब्लूम हियर। सो cherry trees bloom in the spring. All right. Now, what do people do during Hanami? जब हनामी का एक ट्रेडिशन होता है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं ये आपको बताना है। So in the second question, यहाँ पर हनामी के ड्यूरिंग जो लोग हैं वो क्या करते हैं? यानी कि जापानीज सेलिब्रेट्स द पिकनिक अंडर द चेरी ट्रीज एंड इट इज कॉल्ड अ ट्रेडिशन दैट इज कॉल्ड हनामी। नाउ नेम अ फेमस कैसल ऑफ जापान। सो जापान की जो सबसे फेमस कैसल है दैट इज हिमजी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे हिमजी, यानी कि हिमजी इज अ फेमस कैसल ऑफ जापान। नाउ फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मैच द गिवन मीनिंग्स। अब यहाँ पर आपको ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं उस पैसेज में जो कि इन वर्ड्स के साथ मिलते जुलते हैं। नाउ टेस्टी फूड ईटन आउटडोर्स लाइक अ पार्क। इन क्वेश्चन का आंसर आप पैसेज से आइडेंटिफाई करेंगे, सर्च करेंगे और अपनी बुक्स में फिल करेंगे। नाउ फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको इन वर्ड्स के अपोजिट फाइंड आउट करने हैं। जैसे आपको दिया गया है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है? अगली। इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ रिच, रिच का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? अगर अमीर है तो अपोजिट विल बी गरीब, सो रिच विल बी पुअर। I hope मेरे प्यारे बच्चों it was a very interesting paragraph and you all enjoyed it and understood very well. Moving to the next one, read the passage and answer the given questions. यहाँ पर आपको वापस एक पैसेज रीड करना है और इस पैसेज के बेस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। So passage is about fuel. Now a fuel is anything that gives off heat or other forms of energy.
फ्यूल क्या है बच्चों? फ्यूल कुछ भी हो सकता है जो हमें हीट प्रोवाइड कराता है या फिर हमें कोई भी एनर्जी की फॉर्म देता है। नाउ नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल आर कॉल्ड फ्यूल्स। वहीं पर अगर बात करें फ्यूल्स कौन कौन से हैं, तो जैसे कि कोयला हो गया, ऑयल हो गया, या फिर अगर हम बात करें कोल की, तो ये सब क्या हैं? हमारे नेचुरल फ्यूल्स हैं। नेचुरल गैस कम्स फ्रॉम द गैस वेल्स। अब जो नेचुरल गैस है बच्चों वो कहाँ से आती है? गैस के कुओं से आती है। नाउ अ डीप होल इज ड्रिल्ड इनटू द ग्राउंड। एक गहरा गड्ढा जमीन में किया जाता है एंड द गैस रशेज अप, और ऐसे ही फिर जो गैस है वो ऊपर आ जाती है। गैस कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी इन पावर स्टेशंस। बच्चों अगर हम बात करें गैस की, तो जो नेचुरल गैस है उसे आप कैसे यूज करते हैं और कहाँ पर यूज कर सकते हैं? आप कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर पावर स्टेशंस पर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ऑयल कम्स फ्रॉम वेल्स। वहीं पर अगर बात करें ऑयल की, तेल की, तो वो भी कहाँ से आता है? कुओं से आता है। इट इज़ ऑफन फाउंड इन सम प्लेसेस एज नेचुरल गैस, यानी कि जैसे नेचुरल गैस हमें मिलती है, इन द सेम वे हमें वहीं से ऑयल भी मिलता है। क्रूड ऑयल इज ब्लैक एंड स्टिकी। वहीं पर अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो वो चिपचिपा और काला होता है। ऑयल रिफाइनरीज टर्न इट इनटू पेट्रोल। अब जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो क्या करती हैं? इसे पेट्रोल में कन्वर्ट करती हैं, डीजल और हीटिंग ऑयल्स में कन्वर्ट करती हैं। कोल इज बर्न्ड इन पावर स्टेशंस टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पर अगर कोल की बात करें तो कोल से क्या होता है? कोल को बर्न करके पावर स्टेशंस पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। नाउ वन डे, एक दिन, ऑल द फ्यूल्स इन द ग्राउंड विल बी यूज्ड अप। एक दिन ऐसा आएगा बच्चों जब हमारी ज़मीन के अंदर जितना भी प्रिजर्व्ड फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा, उसे हम सब यूज़ कर लेंगे। सो वी शुड यूज़ फ्यूल्स जुडिशियली। वी शुड ऑल्सो यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। वहीं पर हमें एनर्जी के जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। These sources of energy will not run out, यानी कि फिर ये जो रिसोर्सेज हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम बात करें फ्यूल जैसे रिसोर्सेज की तो इन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें रिन्यू करते हैं बच्चों, सो इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर द स्पेशल कंडीशंस। बहुत सारी कंडीशंस लगेंगी, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसे फ्यूल्स को रिन्यू करने के लिए। ऑलराइट, सो सन, विंड एंड वाटर आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। वहीं पर अगर हम बात करें सन की, हवा की या फिर पानी की, और ये सभी फॉर एवर लास्टिंग है, यानी कि ये हमेशा तक रहेंगे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ऑलराइट, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आपको यहाँ पर करने हैं। सो व्हाट इज अ फ्यूल? फ्यूल इज एनीथिंग दैट गिव्स हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो हमें हीट प्रोवाइड कराता है और एनर्जी की अदर फॉर्म्स प्रोवाइड कराता है उसे हम फ्यूल कहते हैं। नेम 3 फ्यूल्स। आपको 3 फ्यूल्स के नेम बताने हैं, नेचुरल गैस, कोल, और एक का नाम आप बताएंगे। नाउ वेयर डज नेचुरल गैस कम फ्रॉम? अब वहीं पर अगर बात करें बच्चों, जो नेचुरल गैस है वो कहाँ से आती है? नेचुरल गैस कम्स फ्रॉम द गैस वेल्स, यानी कि उसके भी कुएं होते हैं जिसे हम एक डीप ड्रिल करते हैं ग्राउंड के अंदर और वहीं से हमें गैस मिलती है। नाउ हाउ इज नेचुरल गैस टेकन आउट ऑफ द अर्थ? आप क्या करते हैं? आप ड्रिल करते हैं ग्राउंड के अंदर, एक डीप ड्रिल करके आप क्या करेंगे? एक होल बनाते हैं और उसी के थ्रू हमें क्या मिलती है? नेचुरल गैस मिलती है। हाउ इज नेचुरल गैस पुट टू यूज? अब नेचुरल गैस को कैसे यूज किया जाता है? इसे हम कुकिंग में यूज कर सकते हैं, हीटिंग में यूज कर सकते हैं, पावर स्टेशंस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ वेयर डज ऑयल कम फ्रॉम? अब वहीं पर अगर बात करें बच्चों, ऑयल कहाँ से आता है? इन द सिमिलर वे जहाँ से हमें नेचुरल गैस मिलती है, ऐसे ही ऑयल के भी वेल्स यानी कुएं होते हैं, ऑयल भी हमें कुओं से ही प्राप्त होता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश कम्स फ्रॉम गैस वेल्स, यानी कि गैस वेल्स के थ्रू हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलती है नेचुरल गैस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे नेचुरल गैस कम्स फ्रॉम द गैस वेल्स। सेकेंड, डैश कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग, यानी कि हीटिंग के लिए हम किसे यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पर कोल को यूज कर सकते हैं।
डैश कम्स फ्रॉम वेल्स, वेल्स से हमें और क्या मिलता है, हमें मिलता है ऑयल। वी शुड यूज फ्यूल्स, यानी कि वी शुड यूज फ्यूल्स रिन्यूएबल। नाउ द लास्ट वन इज वी शुड यूज फ्यूल्स जुडिशियली। Now coming to the third question, find opposites of the given word। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अपोजिट वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले दिया गया है शैलो, शैलो का अपोजिट होगा डीप। गो का अपोजिट होगा कम, यानी कि जाना और आना। नाउ डाउन का अपोजिट होगा अप एंड द लास्ट इज लॉस्ट, लॉस्ट का अपोजिट होगा फाउंड, यानी कि खोना और पाना। I hope मेरे प्यारे बच्चों you all have understood this passage very well and it was also an interesting paragraph. Now we have another comprehension. So read the poem and answer the questions that follow. अब यहाँ पर आपको एक पोएम दी गई है और उसके बाद में पोएम के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनके आंसर आपको करने हैं। सो लिटिल ब्राउन सीड्स, यानी कि छोटे छोटे ब्राउन सीड्स। नाउ लिटिल ब्राउन सीड्स सो स्मॉल एंड राउंड, जो लिटिल ब्राउन सीड्स हैं वो बहुत ही छोटे और राउंड हैं। आर स्लीपिंग क्वाइटली अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड बहुत ही शांत तरीके से सो रहे हैं। डाउन कम टू रेन ड्रॉप्स, और धीरे धीरे रेन ड्रॉप्स आ रही हैं। स्प्रिंकल स्प्रिंकल स्प्रिंकल, नाउ आउट कम्स द रेनबो। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल, रेनबो कैसे निकलता है, ट्विंकल ट्विंकल करके। नाउ लिटिल ब्राउन सीड्स वे डाउन बिलो, अप थ्रू द अर्थ दे ग्रो ग्रो ग्रो, फिर वो अर्थ के नीचे से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। लिटिल ग्रीन लीव्स कम वन बाय वन, अब जो लिटिल ग्रीन पत्तियां हैं वो वन बाय वन ग्रो करती हैं। दे होल्ड अप देयर हेड्स एंड लुक एट द सन, यानी कि वो अपने हेड्स को होल्ड करती हैं और सन की तरफ देखती हैं। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं जैसे जैसे स्टोरी को बताया गया है। पहले एक सीड को लगाया गया है, फिर जो सीड है उसकी जड़ें मिट्टी तक फैलती हैं, फिर वापस से वो क्या करता है, वो थोड़ा ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद लीफ आती है और लीफ आने के बाद पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। व्हाट डू द सीड्स लुक लाइक, सीड्स लुक लाइक स्मॉल एंड राउंड, कैसे दिखते हैं, छोटे और राउंड दिखते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द रेन ड्रॉप्स स्प्रिंकल मीन्स, यहाँ पर रेन ड्रॉप स्प्रिंकल से क्या मतलब है बच्चों, इट इज रेनिंग लाइटली, यानी कि धीरे धीरे बारिश होना। वाई इज द रेनबो ट्विंकलिंग, यहाँ पर रेनबो ट्विंकलिंग क्यों कर रहा है और इससे क्या मतलब है, इट मीन्स अपीयरेंस ऑफ अ रेनबो। नाउ वेयर आर द सीड्स, सीड्स कहाँ हैं, द सीड्स आर अंडरग्राउंड, वो जमीन के नीचे हैं। वाई डू द लीव्स लुक एट द सन, अब जो लीव्स हैं वो सन की तरफ क्यों देखती हैं, ग्रो एंड गेट नरिशमेंट, यानी कि टू ग्रो एंड टू गेट नरिशमेंट, सो दैट वो ग्रो करें और उन्हें नरिशमेंट मिले। नाउ फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट ईच वर्ड, अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला वर्ड है क्वाइटली, सेकेंड इज रेनबो, देन वी हैव लीव्स, ग्रोन, देन स्प्रिंकल, थ्रो, सीड्स एंड ग्रोन। थर्ड क्वेश्चन राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राइमिंग वर्ड्स यानी कि जो सिमिलर साउंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राउंड साउंड, बिलो ग्लो, लग रहा है ना बोलने में सिमिलर है, तो ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आप सभी ने इसे बहुत एंजॉय किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप मेरे प्यारे बच्चों इट वॉज एन इंटरेस्टिंग क्लास। Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.